अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। टुडे विद हफीज़ ख़ान के साथ मैं हूँ मोहम्मद हफीज़ ख़ान। नाजरीन, गए वक्तों की बात है और ये वक्त गए को भी तकरीबन अब 20 साल होने को आ गए। 2002 की बात है। उन दिनों हमारे यहाँ जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत थी और पंजाब में गवर्नर होते थे। और उन दिनों ये था कि जो वज़ीर आला बने बाद में चौधरी परवेज़ इलाही, उनकी हुकूमत आने को थी, लेकिन उससे पहले तमाम तर जो एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियारात थे वो उस वक्त के गवर्नर के पास थे। गवर्नर साहब जो अपनी मीटिंग्स हैं बड़ी अहम किस्म की, वो रात को बुलाया करते थे, रात 10-11 बजे के बाद गवर्नर हाउस में। उन दिनों मैं पंजाब के लॉ डिपार्टमेंट में एडिशनल सेक्रेटरी था और गाहे बगाहे जब सेक्रेटरी लॉ नहीं होते थे तो मैं उनकी जगह ऑफिशिएट करता था। तो ये भी मैं आपको एक ऐसी मीटिंग का अहवाल बता रहा हूँ जो रात को तकरीबन 10-11 बजे के करीब गवर्नर हाउस में हुई। और उस मीटिंग में जो मामला डिस्कस होना था, वो जो हमारी अदालतें हैं इंसदाद दहशतगर्दी की, एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स, उनकी कारकर्दगी ज़ेर बहस आनी थी। उस मीटिंग में मेरे अलावा जो उस वक्त के सेक्रेटरी होम थे वो मौजूद थे, उसमें एडवोकेट जनरल थे, प्रोसिक्यूटर जनरल थे, आईजी पंजाब थे, हम सब लोग बैठे हुए थे। तो उस वक्त के जो सेक्रेटरी होम थे उन्होंने एक प्रोफार्मा निकाला और उन्होंने छुटते ही एक बड़ी ही स्टेटमेंट दी, ब्लंट सी, जिसमें यह कहा था उन्होंने कि जो जज इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट के दहशतगर्दों को छोड़ते हैं उन्हें भी सज़ा देनी चाहिए, उन्हें भी लटकाना चाहिए। तो मेरा चूँकि ताल्लुक़ जुडिशरी से था तो मैंने उनसे अर्ज़ किया, गवर्नर साहब से मैंने उनसे कहा कि ये स्टेटमेंट मेरे नज़दीक दुरुस्त नहीं है, चूँकि जो सेक्रेटरी होम है उन्होंने जो परफार्मा अपने हाथ में ले रखा है वो इस वजह से दहशतगर्दी कोर्ट के जजेस को मतून कर रहे हैं कि ये वाक़या हुआ 10 साल पहले का, 12 साल पहले का, और इतने साल उसका ट्रायल चला और उसके बाद उन्हें सज़ा दे दी गई या नहीं दी गई या सज़ा कम दी गई कि जो तवक्को के मुताबिक नहीं थी। तो मैंने उनसे अर्ज़ किया, मैंने कहा जनाब, जो हमारी अदालतें हैं ये जब कोई वक़ुआ होता है, वाक़या होता है दहशतगर्दी का, उस रोज़ से अपना काम नहीं शुरू कर देती। उसकी एफआईआर दर्ज होती है, पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है और पुलिस उसमें शहादतें जमा करती है, फिर उसका चालान बनता है, चालान जाता है प्रोसिक्यूशन के पास, प्रोसिक्यूशन समझती है कि ये चालान फिट है ट्रायल के लिए और उसमें इतनी काफ़ी शहादत मौजूद है कि जिन लोगों को गिरफ़्तार किया गया है वो सज़ा पा सकें, तो फिर उस चालान को भेजा जाता है कोर्ट में। तो अदालत का जो अख्तियारात हैं, कॉग्निजेंस है, वो उस दिन से शुरू होती है कि जब उनके यहाँ चालान सबमिट होता है। और हमारे यहाँ का जो फौजदारी कानून है ये आप देख लें कि कितना पुराना है, तकरीबन 250 साल पुराना जो ज़ाब्ता फौजदारी है। उसमें ये होता है कि चालान आया, चालान को देखा गया, फिर मुजरिमों को लाया गया, फिर उनको जो नकूल तकसीम की जाती हैं कि जो उनके ख़िलाफ़ गवाहियाँ होती हैं और जो उनके बारे में पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में कुछ बयानात कलमबंद करती है तो उनकी नकूल उन्हें दी जाती हैं। फिर 7 दिन का एक वक्फ़ा होता है, फिर वो आते हैं, फिर उन पर फ़र्ज जुर्म लगाई जाती है और फ़र्ज जुर्म लगाने के बाद फिर मरहला शुरू होता है प्रोसिक्यूशन की एविडेंस का। फिर गवाह लाए जाते हैं और गवाहों के आने या ना आने का जो सिलसिला है ये हमारे यहाँ अदालतों में आप सब लोग जानते हैं कि गवाह कितनी मुश्किल से लाए जाते हैं। और फिर जब गवाह आते हैं तो उस फरीक के वकील साहब के मुकदमा जिनके ख़िलाफ़ हो रहा होता है वो आम तौर पर पेश नहीं होते। उनके यहाँ कुछ जवाज़ होते हैं कि वो हाई कोर्ट में पेश हैं, सुप्रीम कोर्ट में पेश हैं, या कहीं मसरूफ़ हैं या बीमार हैं, तो फिर गवाह वापस चले जाते हैं। ये एक सिलसिला चलता रहता है। फिर कहीं बहुत मुश्किल से ये मरहला मुकम्मल होता है प्रोसिक्यूशन की एविडेंस का, उसके बाद डिफेंस, और डिफेंस के बाद आर्गूमेंट्स, और आर्गूमेंट्स में भी कई मोहलतें ली जाती हैं और फिर अदालत फैसले तक पहुंचती है। तो वो जो बाकी पीरियड है, मैंने उनसे अर्ज़ किया कि जब वक़ुआ हुआ, फ़र्ज़ करें एक वाक़या हुआ, वक़ुआ हुआ और उसके 3 साल बाद आप चालान भिजवा रहे हैं कोर्ट को, तो कोर्ट तो उस ताख़ीर की ज़िम्मेदार नहीं है। और फिर उसमें नाकाफ़ी शहादतें, प्रोसिक्यूशन ने भी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की
उन्होंने भी जस्ट ठप्पा लगाया, ये ना देखा कि काफ़ी मवाद है, काफ़ी एविडेंस है या नहीं है, और भिजवा दिया। और फिर जब जिरा होती है गवाहों पर, और जब गवाही देने से मुकर जाएं और गवाही ना दे सकें, तो फिर क्या होता है। और हमारे मुल्क में जहाँ कभी 50 रुपए पे आप झूठी गवाही दिलवा लेते थे, आज 500 रुपये पे झूठी गवाही आप ले सकते हैं किसी से भी। और फिर आप ये भी देखते हैं कि हमारे यहाँ तो जो वोट की कदर कीमत है वो एक कीमा वाला नान है या एक बिरयानी की प्लेट होकर रह गई है। तो उस माशरे में आप कैसे ये कह सकते हैं कि हमारी अदालतें काम नहीं करती। तो मैंने गवर्नर साहब से कहा कि ये स्टेटमेंट दुरुस्त नहीं है, इसमें आप देखें कि। और फिर मैंने उनसे अर्ज़ किया, मैंने कहा जनाब हमारे यहाँ स्पेशल लॉ बना दिए जाते हैं। अब एंटी टेररिस्ट एक्ट एक स्पेशल लॉ है, जिस तरह हमारे यहाँ एहतसाब अदालत के कवानीन है, जैसे हमारे यहाँ दूसरी जो स्पेशल अदालतें उनके कवानीन हैं। तो हमारे यहाँ कवानीन तो स्पेशल बना दिए जाते हैं, लेकिन उनका जो ज़ाब्ता होता है, प्रोसीजर जिनके तहत अदालतों ने काम करना होता है, वो वही 250 साल पुराना वो ज़ाब्ता कार मौजूद है। मैंने उनसे ये एक मिसाल दी, मुझे अच्छी तरह याद है। मैंने उनसे कहा कि ये ऐसे ही है कि जैसे आप कोई फ्लॉपी या डिस्क कंप्यूटर की, उसे आप पुराने ग्रामोफोन रिकॉर्ड पे चलाना शुरू कर दे तो वो कैसे चलेगी। अगर हमारी अदालतों में काम नहीं होता तो उसकी ये भी वजह है। तो गवर्नर साहब ने मेरी बात बड़े गौर से सुनी और उन्होंने मेरे ज़िम्मे लगाया कि मैं इसमें कुछ ऐसा लाहेअमल बनाऊं और वो जो ज़ाब्ता है उसमें तब्दीलियाँ कहाँ कहाँ आ सकती हैं वो लाई जाएं। ये और बात है कि फिर उसका मौका ना मिला, मेरा भी तबादला हो गया और गवर्नर साहब भी चले गए और उनकी जगह हुकूमत आ गई हमारे यहाँ जो मुंतखब हुकूमत चौधरी परवेज़ इलाही साहब की। मुझे ये सारी बातें क्यों याद आई। आज मैंने हमारे जो वफाकी वज़ीर कानून है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी कि जो हमारा कानून है पीका का, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स जो एक्ट है 2016 का, उसमें जो तरमीम तजवीज़ की गई हैं उसमें 2 तरमीमें जो हैं उन पर मैं बात करना चाहूँगा। उनमें एक तरमीम तो यही है कि अगर कोई जज 6 महीने में फ़ैसला नहीं करता तो वो जवाबदेह होगा, वो अपना हाई कोर्ट को जवाबदेह होगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग की जाएंगी। आप ज़रा आकर हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का हाल देख लें। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जज हैं वो किस हाल में बैठे हुए हैं। आप ज़रा देखिए कि एक एक सिविल जज के पास, एक एक मजिस्ट्रेट के पास 100 से ज़्यादा केसों की फहरिस्त होती है। उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और फिर जितना दिन में काम करने का वक्त होता है उन्हें 1 मिनट से भी कम वक्त मिलता है किसी एक केस पर निगाह डालने के लिए। और फिर वकला साहबान की हड़ताल, वकला साहबान का ना आना, जजेस का बीमार हो जाना, बाकी जो मामलात हैं, कोई एहलकार नहीं आया, प्रोसिक्यूशन गवाह नहीं ला सकी, तो ये सारे मामलात होते हैं। वहाँ काम करना इंतहाई मुश्किल होके रह गया है। तो वहाँ पर आप देखिए कि सिर्फ एक केस नहीं होता दिन में कि अगर वो 6 महीने में मुकम्मल नहीं हुआ तो आप जज को डिसिप्लिनरी एक्शन में नौकरी से निकाल दें। वहाँ तो दिन में जहाँ 100 से ज़्यादा काज लिस्ट लगी हो, वहाँ जज भी इंसान है, वो कैसे काम करेंगे। जहाँ जो प्रोसीजर है, जो हमारा ज़ाब्ता है, चाहे ज़ाब्ता दीवानी है, चाहे वो ज़ाब्ता फौजदारी है, वही उनका साथ ना दे रहा हो। जहाँ जो हमारे वकला साहबान हैं उनकी अपनी मजबूरियाँ हों, चूँकि हमारे यहाँ चैम्बर प्रैक्टिस का तो रिवाज नहीं है। एक वकील साहब वो सुप्रीम कोर्ट में भी वही पेश होते हैं, हाई कोर्ट में भी वही पेश होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी वही पेश होते हैं, और उनके यहाँ जूनियर्स तो होते हैं, लेकिन जूनियर्स को बहुत कम ऐसा होता है कि उनको लदा केस दे दिए गए हों। तो ऐसे में जजेस को मुर्द इल्ज़ाम ठहराना मेरे नज़दीक ये कुछ मुनासिब मुझे नहीं लगता। आप देखिए कि जजेस हमारे किन हालात में काम कर रहे हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं, कितने मुश्किल हालात हैं। आपने हमारे यहाँ कुछ ख़वातीन जजेस के वो खतूत देखे होंगे कि वो किस तरह आवाज़ बुलंद करती हैं कि उनको कितने मुश्किल मराहल दरपेश हैं अदालतों में। तो फिर ऐसे में जजेस को मुर्द इल्ज़ाम ठहराने की बजाय, जैसा कि तरमीम लाई जा रही हैं हमारे ज़ाब्ता फौजदारी में या दूसरे कवानीन में, तो लॉ रिफॉर्म्स के तहत कुछ ऐसा करें कि हर जज के पास एक महदूद नंबर के मुकदमे एक वक्त में हों। फ़र्ज़ करें आप 6 महीने में कंक्लूजन चाहते हैं तो उस जज के पास सिर्फ 10 या 15 केस होने चाहिए रोज़ के, इससे ज़्यादा केस नहीं होने चाहिए। तो फिर वो काम नहीं कर सकेंगे। अगर काम कराना चाहते हैं तो फिर जजेस को एम्पावर करना होगा। उन्हें आप ये कहने की बजाय कि उन्हें हम उनके ख़िलाफ़ डिसिप्लिनरी एक्शन तजवीज़ करते हैं,
उनको तहफ़्फ़ुज़ देना होगा, उनको आप एतमाद दें, उनको तहफ़्फ़ुज़ दें, तो फिर देखिए कि हमारे यहाँ काम कैसे होता है। और सबसे बड़ी बात एक ये भी है, हम वाइट कॉलर क्राइम की बात करते हैं, हम अपने इत्साब के जजों को मूरद इल्ज़ाम ठहराते हैं कि वहाँ काम नहीं हो रहा। हम देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब पर फ़र्द जुर्म लगनी है बैंकिंग क्राइम्स कोर्ट में, और इतने दिन गुजर गए हैं, बल्कि कई महीने हो गए हैं कि वहाँ पर उन पर फ़र्द जुर्म नहीं लगाई जा सकी। तो वो तो एक सेशन जज के लेवल की कोर्ट है, तो कुछ आप ये कैसे मुमकिन है कि एक मजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट में वो फौरी से फ़र्ज जुर्म लग जाए अगर वो फ़र्ज जुर्म कोई नहीं लगवाना चाहता। तो ऐसे में जब हमारे यहाँ स्पेशलाइज्ड कोर्ट हैं, वाइट कॉलर क्राइम कोर्ट हैं, ये बैंकिंग कोर्ट हैं, लेबर कोर्ट हैं, तो होता क्या है कि वन फाइन मॉर्निंग किसी का ट्रांसफ़र दूसरे स्पेशल कोर्ट्स में हो जाता है। लेकिन स्पेशल कोर्ट्स में ना जजेस की तरबियत होती है, ना उनकी ट्रेनिंग होती है, और ना ही प्रोसिक्यूटर्स की ट्रेनिंग होती है, और ना ही जो डिफेंस की तरफ से वकला साहबान पेश होते हैं ना उन्हें ट्रेनिंग होती है। वो तो वही एक जनरल प्रैक्टिशनर के तौर पर पेश होते हैं, वो वकला साहबान जो फौजदारी काम करते हैं, क्रिमिनल कोर्ट्स का काम करते हैं, या हमारे प्रोसिक्यूटर साहबान जिनकी तरबियत फौजदारी अदालतों की है, और हमारे जजेस की तरबियत भी वही फौजदारी अदालतों वाली है। तो आप कैसे उनसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपको डिलीवर कर पाएंगे? जगह जगह पे कदगने हैं, रुकावट हैं, प्रोसीजर नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग नहीं है। जो हमारी वाइट कॉलर क्राइम्स के चालान हमारे यहाँ आते हैं इस साहब के, तो वो चालान बनाने में बहुत सारे सुकम रह जाते हैं कि जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं चालान बनाने के लिए, उनकी भी पूरी तरह जैसे तरबियत होनी चाहिए, उन्हें फ़ौरन ट्रेनिंग होनी चाहिए, या फ़ौरन से लोग यहाँ बुलाए जाने चाहिए और उनकी बड़े पैमाने पर उनकी ट्रेनिंग हो, तो वो भी नहीं है। तो ऐसे में हम जिन जज साहबान की, वकला साहबान की, प्रोसिक्यूटर्स की तरबियत हुई है चोरी डकैती रेप केसेस से होते हुए मैक्सिमम मर्डर केस तक की, तो आप उनसे कैसे तवक्को कर सकते हैं कि वो स्पेशलाइज्ड कोर्ट जो हैं उनका काम कर सकेंगे? तो मेरी ये मारूज़ात थी और बड़े अदब से मारूज़ात थी कि अगर आप चाहते हैं कि हमारे मुल्क में बेहतर तौर तरीके हों, तो फिर आप उन जजेस का पुरसाने हाल देखें जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में बैठे हुए हैं, उनके यहाँ काम की नौयत देखें, और फिर उन पर बोझ जितना आना चाहिए दें। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दें। वो तहफ़्फ़ुज़ की कमी का शिकार हैं जो, और उन्हें एतमाद चाहिए आपसे। और फिर कुछ ऐसा भी हो कि बार का ताउन भी हो, बार पर भी कदगन हो, बार पर भी लिमिट हो कि वो कैसे वहाँ पेश हों, कैसे वकला साहबान पेश हों, और कोई एडजर्नमेंट अननेसेसरी नहीं होनी चाहिए। पहले ये होता था, और ये मैंने भी ये तरीका जब मेरे पास क्रिमिनल केसेस होते थे, बीइंग डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज या बीइंग एडिशनल सेशन जज, मैंने भी 3 दिन में जो कत्ल के मुकदमे का ट्रायल है वो कंक्लूड किया हुआ है। जैसा कि पहले होता था कि सिर्फ 3 सूरतों में एडजर्नमेंट होती थी जब एक केस शुरू हो जाता था। जज मर जाए, मुल्ज़िम मर जाए, या मुल्ज़िम का वकील मर जाए, इसके अलावा किसी किस्म की कोई मोहलत नहीं होती थी। लेकिन शर्त ये भी थी ना कि जब सेशन ट्रायल का नाम कैसे पड़ा कि एक सेशन में एक केस होता था। जो पहले किसी सेशन जज की कास्ट लिस्ट लगा करती थी तो उसमें 2 केस होते थे जिनमें फर्ज जुर्म लगनी होती थी, एक केस होता था जिसमें एविडेंस लगनी होती थी जो सेशन केस होता था, 2-3 अपीलें होती थीं सिविल की या क्रिमिनल की, और जिनके गिरद दायरा लग जाता था उनमें लाजमन बहस होना होती थी। कोई उसमें ये नहीं होता था कि किसी वजह से उसमें जजमेंट हो। तो अब वही कर दिया जाए। अब देखें एक सेशन जज के पास, एडिशनल सेशन जज के पास केसों की भरमार है और लंबी लंबी लिस्टें हैं, तो फिर कैसे काम होगा? इस निज़ाम को तक़वियत दीजिए। निज़ाम में कोई ख़राबी नहीं है, निज़ाम के इतलाक़ में ख़राबी है। निज़ाम को जिस तरीके से चलना चाहिए उस तरीके से ख़राबी है। हमने अपने जजेस का जो एतमाद है वो शटर किया हुआ है। आप देखिए कि अभी तक अगर हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, हमारी अदालतों में, हमारी हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट्स में अगर लिटिगेशन बढ़ रही है तो इस बात की गम्माज़ है कि लोगों को अब तक इस निज़ाम पे एतमाद है। यहाँ वो सुनवाई के लिए आते हैं,
आप उन्हें एम्पावर कीजिए, जजेस की तादाद बढ़ाइए, कोर्ट्स बढ़ाइए, उन्हें ट्रेनिंग दीजिए, स्पेशलाइज्ड जजेस हों। एक जज के पास फैमिली केसेस हों तो उसे फैमिली की ट्रेनिंग होनी चाहिए, फैमिली केसेस की। क्रिमिनल केसेस हों तो क्रिमिनल केसेस की ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो फिर कहीं जाकर ये बात बनती है। मेरी गुफ्तगू तवील हो गई, उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ, लेकिन ये बात कहनी बहुत ज़रूरी थी। इसके साथ ही मोहम्मद हफीज़ ख़ान को इजाज़त दीजिए। अगर ये वीलाग आपको अच्छा लगा हो तो उस पर अपने कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और कोई आपकी तरफ से तजवीज़ हो और कोई आप इसमें बेहतरी लाना चाहें तो वो भी मुझ तक ज़रूर पहुँचाइए। इजाज़त, फ़ी अमानिल्लाह।